ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मुसलसल वेस्ट एशिया की जंग को कवर करते करते कहीं ऐसा महसूस होता रहा कि हम यूक्रेन जंग को ना भुला दें। वहां भी बहुत कुछ हो रहा है। आज इस प्रोग्राम में हम शेख मंजूर साहब से बात करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट से, जो कोशिश हम करेंगे यूक्रेन की जो इस वक्त जंगबंदी की कोशिशें हैं, जिसे ट्रंप की तरफ से पेश किया गया है और जिसमें यूक्रेन का कहना है कि उसके हकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, रूस को ज्यादा हिमायत की जा रही है। इस हद तक इल्जाम लगाया जा रहा है कि शायद ये प्लान रूस ने ही बना करके व्हाइट हाउस को दिया है, जो पेश कर दिया गया। क्या कुछ है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या अब के बाद अमेरिका वेस्टर्न मुल्कों को लीड करता रहेगा, जबकि यूरोपियन मुल्क इस जंग के दौरान जो वाकयात हुए उससे और अब जंगबंदी की शराइत से नाराज नजर आ रहे हैं? क्या कुछ होगा? इंटरनेशनल जो ताकत का तवाजुन किस तरफ जाएगा, वेस्ट किस तरफ जाएगा, वेस्टर्न ममालिक जिनको यूरोप को तकरीबन अमेरिका का ही एक बहुत ही सब्सिडियरी या साथी, छोटा साथी समझा जाता रहा है, क्या वो साथ रहेगा? ये बड़े अहम सवालात हैं। क्या रूस इसमें जीत रहा है कि ट्रंप उनकी शर्तें मान रहे हैं? ये सब समझेंगे शेख मंजूर साहब से। शेख साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त शुक्रिया, दिया, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। क्या कुछ लगता है ये जो ट्रंप का अमन प्लान है, उसमें शिकायत यह है कि साहब, जो कुछ रूस के हाथ में कब्जे में जो इलाके हैं वो भी उसी को दे दिए जाएं, जो अभी भी बॉर्डर पे कुछ और भी इलाके हैं उसके अलावा उन पर भी फ्रीज कर दिया जाए, सब कुछ रूस को दे दिया जाए। फिर इस जंग को लड़ने का फायदा क्या हुआ? ये जंग मुसलसल जो जारी है फरवरी 2022 से, उससे यूरोप को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, और खास तौर पर यूक्रेन का जो हाल हुआ है, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, पहले दिन से ही हम ये कहते थे कि जंग उस वक्त रशिया ने स्टार्ट किया और यही रशिया जो है जो उसको बांध कर सकता है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क है। हालांकि 91 में उसके जो 15 हिस्से हो गए, उसके बावजूद एक बड़ा मिलिट्री पावर है जो उसको, जो यूक्रेन या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज उसको मैच नहीं कर सके। अब 4 साल इन्होंने जंग लड़ी, जो ट्रंप बार बार कहता है। 4 साल में यूक्रेन की ही 20% के करीब जो टेरिटरी है जिस पर काबिज रहा ये, और इसके अलावा भी कुछ इलाके ऐसे लिए हैं जो बड़े सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर एटॉमिक ये रिएक्टर्स एंड अदर ये तबाही उनको की। ये उसका ये इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अमेरिका का खुद कहना है कि उन्होंने 2-2.5 बिलियन डॉलर के करीब इन 4 सालों के दौरान दिए, लेकिन इसके बावजूद रशिया जो है हावी रहा, उसको भी बहुत नुकसान हुआ। और इसीलिए अल्टीमेटली वो ये फैसला करने लगा, जब से वो पावर में आया, उसने कहा मैं अपने पैसे आपके जंग पर खर्च करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप जीतते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने ये जो 28 पॉइंट फॉर्मूला है किया। अगर आप देखें कि यूक्रेन ने भी कहा हमारे पास कोई चारा नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि और वही एक वाहिद जरिया है रिसोर्सेज का, फंडिंग का। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के कुछ उसमें जो है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जो है वो कुछ कोशिश कर रहे हैं अपने डिफेंसेस को शोर अप करने के लिए, लेकिन वो अमेरिका जिस तरीके से मदद कर रहा था, चाहे वो इजराइल को कर रहा था, चाहे यूक्रेन को कर रहा था, ऐसा कोई दूसरा मुल्क तो नहीं कर रहा था। इसलिए इतनी बड़ी तबाही हुई है। और ये 28 पॉइंट प्लान है, इसमें कुछ चीजें, ये हकीकत है, टेरिटरी गंवानी पड़ेगी किसी हद तक जो है यूक्रेन को। उसके लिए उन्होंने कहा इसको हम डिफेक्टिव टेरिटरीज कहेंगे, यानी कि वो उनके कंट्रोल में है। 3
जो टेरिटरीज के बारे में कहा इनके कंट्रोल में है, लेकिन हम रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इसका मतलब वर्चुअली इट विल बी गिवन टू सी, उन्हीं को दिया जाएगा। अब 2 टेरिटरीज के बारे में ये फिलहाल कहा, इनको डिमिलिटराइज जो, यानी कि मान लिया उन पर जो है, उन पर रशिया का पूरा जो है उसकी जो लेजिटिमेसी है, सॉवरेंटिटी अभी तक नहीं मान ली है। जो इसमें से एक है खुरसान और दूसरी एक ये जो रीजन है, 5 रीजन्स ऐसे हैं जहां पर रशिया को वो देने को तैयार है। इसमें 3 पहले थे, क्रीमिया, अब जो 2 है। लेकिन इसके अवज ये जो कहता है कुछ चीजें इनको भी मिली है, ऐसी बात नहीं। पहले इनसे जो रशिया के हक में है, जो रशिया पहले से कह रहा था कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, वो इसमें ये मानते हैं नहीं बनना चाहे। दूसरी बात, यूक्रेन को ये डायरेक्ट किया गया है कि उसकी आर्मी स्ट्रेंथ जो है शुड नॉट एक्सीड मोर देन 6 लाख, वो भी मानने को तैयार है। अब जो है, लेकिन इसके अवज कुछ चीजें उनको भी मिली है। मसलन ये कि यूएस ने जो फ्रीज किए हैं $100 बिलियन के रशिया के एसेट्स, वो रिबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन में खर्च किए जाएंगे। और दूसरी बात, हमने इस जंग के दौरान देखा कि जो कंट्रीज रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं वो रशिया पर डिपेंडेंट भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो जंग के शुरू में वो जो नॉर्ड स्ट्रीम को तबाह किया गया था, जिससे गैस बाकायदा जर्मनी और रूस के यूरोप के कई मुल्कों को मिलता था, जी उसको तबाह कर दिया इस जंग में। और अब ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे अपने हाथ पैर खुद काट दिए गए हो। तो अब सूरत क्या बनती है? देखिए, बहुत ही सादा सिंपल जो हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, क्या इस जंग से कुछ भी इसको यूक्रेन को कुछ भी हासिल हुआ सिवाय तबाही के? और ये दूसरों के कहने पर यही फायदा हुआ है, जो बचा इलाका है वो इसके कंट्रोल में रहेगा, फर्दर एडवांसेस नहीं होंगे। और जो पिछले 4 सालों के दौरान जो तबाही और बर्बादी हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है, 1.5 मिलियन लोग कहते हैं मारे गए हैं इस जंग में, जो रिपोर्ट है। तो इसमें एटलीस्ट उनको किसी हद तक रिबिल्ड करने में, रिकंस्ट्रक्शन में मदद मिलेगा, जो ये लोग तबाह। और इसीलिए वो जो कहते हैं ना कि उसको ये भी कहा गया है कि ज़ेलेंस्की को विदिन 100 डेज ही हैज टू कंडक्ट फ्रेश इलेक्शंस। उसके खिलाफ भी एलिगेशंस अब शुरू होने लगे हैं। अब ये है कि एटलीस्ट उनको ब्रीदिंग पीरियड मिलेगा। जिस तरीके वहां पर जो आए दिन हमले हो रहे हैं, तो इससे शायद उनको ये ब्रीदिंग पीरियड मिलेगा। कुछ न कुछ वहां पर जो एक्टिविटी जो है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या दूसरी रिबिल्डिंग एक्टिविटी, वो शुरू होने में। इसीलिए अमेरिका समझता है, अमेरिका की एक चीज इस वक्त हमें लग रहा है वो कुछ प्रैक्टिकल भी देख रहा है। वो ये देखता है कि ऐसा नहीं कि अंधाधुंध वो पैसे देगा, वो करेगा, आर्म्स एम्यूनिशन देगा। उसको पता है अल्टीमेटली वो अपने फौजी तो नहीं देगा, आर्म्स एम्यूनिशन ही देगा। उसको पता है वो रशिया से वो इस तरीके से जीतेगा नहीं, और ये जो पैसा या फौजी इमदाद दे रहा है ये जाया हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको रोकने की बात करी। इसीलिए वो अपना जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव विटकॉफ को फिर भेज रहा वहां पर। इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज ने खदशात जाहिर किए थे इस 28 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में, उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग की गई है। हालांकि रशिया ने शेख साहब उसमें एक बहुत ही दिलचस्प खबर लीक हुई है, जिसमें यह कहा गया कि विटकॉफ ने रूस के पुतिन के एक एडवाइजर को यह कहा कि भाई आप ये करो कि उनसे ये कहो पुतिन साहब से कि ट्रंप को कहें कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप जंगें खत्म करा रहे हैं, अप्रिशिएट करो। और ये पेपरिंग कराने की जरूरत जो है इस वक्त, क्योंकि वो पीस अवार्ड के लिए भी बेताब है। ये इस पर जो है यूएस ने ये डिनाई भी नहीं किया।
जी 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 ये जी। कहाँ होगा, क्योंकि वो हमेशा ट्रंप ये अपना क्रेडिट लेना चाहता है, मैंने 10 वार अभी तक खत्म किए। वो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान वो भी है, सूडान वार पर भी कहता है, इजराइल वार पर कहता है, फलानी वार भी वो ये क्रेडिट लेना चाहता है, और उन्होंने अपना लेज किया है। हाँ, ये बात सही और है। कई मुल्कों के तो नाम भी ठीक से नहीं ले पाते ट्रंप साहब। कुछ मुल्क कोई और होता है, बता दे कुछ और है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि जो इलाके कब्जा किए हैं रूस ने, क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये तो तीन उसके पूरी तरह से कब्जे में है, जो उसके हाथ में देने की क्रीमिया बात। 2014 में ही आया था कब्जे जी में, जी, बिल्कुल क्रीमिया। बिल्कुल। हाँ, और खरसोन और जपोरिजिया, ये वो इलाके हैं जिनको अभी डिस्प्यूटेड छोड़ा जाएगा, लेकिन जैसा कि शेख साहब ने कहा कि तकरीबन वो उनके हाथ में रहेंगे रूस के। अच्छा शेख साहब, जो एक चीज समझने की है, वो जो 28 फरवरी को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक सर्कस पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह से तू तू मैं हुई ट्रंप के और उनके बीच में, और जेडी वेंस भी बीच में आ गए, और उन्होंने कहा कि आप इज्जत नहीं रख सकते, एहसान नहीं मान सकते हमारे प्रेसिडेंट का। और तब से अब तक ऐसा क्या बदल गया कि अब जेलेंस्की सारी बातें मानने के लिए तकरीबन तैयार नजर आ रहे हैं? क्या कुछ हुआ? एक्चुअली जेलेंस्की को भी ये बहुत सारा ये चीजें उसके वहम, उसका ये लग रहा था कि उनके लिए यूरोप और अमेरिका के लिए यूक्रेन को मदद करना मजबूरी है, और यही लोग है वही है। और इसलिए वो बूस्ट करके बात कर रहा था उनके साथ, कि बजाय उनको थैंक्स करता, उनसे कोऑपरेशन मांगता, वो इस अपने आप को जो उसने कन्फ्रंट किया उस वक्त जो ट्रंप को, जिसकी वजह से ट्रंप को कहना पड़ा उसको कि आप मेरे कमरे से निकलिए बाहर। और जो उसकी खजालत वहां पर की उन्होंने, उसके बाद ट्रंप ने उस वक्त भी उसको कहा, हमने इतने पैसे किया, आपने क्या किया? प्रैक्टिकल बात उसने की, मैं नहीं करूंगा। और अब जेलेंस्की को ये अंदाजा होने लगा, उसने कहा हमें चारा भी नहीं है इसको मानने के अलावा, ये उसने ओपनली कहा, क्योंकि उसको भी ग्राउंड हकीकत का पता है। यूरोपियन कंट्रीज की हालत खराब हुई है, उनमें वहां पर इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, शायद पूरी तरीके से तबाही आ रही है। हालांकि उन्होंने अपने मिलिट्री डिफेंस बजट में बहुत बूस्ट भी किया है, लेकिन जब जंग इस तरीके से बराबर जारी रहे तो इस वक्त $800 बिलियन, $600 बिलियन खर्च करना, और वो भी लॉन्ग टर्म में खर्च करना, वो नहीं है कि डिफेंस की इक्विपमेंट ऐसा नहीं है कि आज हम देंगे ऑर्डर तो दूसरे दिन वो घर पहुंचेंगे, उसमें भी ईयर्स लगते हैं पहुंचने में। और दूसरी तरीके से उसको भी अंदाजा हुआ है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ यूएस ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू कन्फ्रंट रशिया। वो उसने 4 साल देखा, 4 साल के बाद के आए दिन इतनी बमबारी हो रही है इस पर, हालांकि ये भी कभी कभी मिसाइल या कभी ड्रोन अटैक्स कर रहा है, लेकिन रशिया एक वास्ट उनकी जो टेरिटरी है, उसका इलाका बहुत है, और मिलिट्री उसके पास मिसाइल और मिलिट्री पावर ऐसा है अभी भी जो है ना, वो है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का ये मौका मिला उसको, अपने आर्म्ड फोर्सेस को फिर से एक्टिव बनाने के लिए, बैटल हार्डन बनाने का मौका मिला है। यह उसने हासिल किया वहां पर। जो लग रहा था यूरोपियन को कि 91 के बाद ये कोलैप्स हो जाएगा इसके बर्डन से, वो नहीं हुआ 4 साल। इन अ वे इट स्ट्रेंथन हैंड्स ऑफ पुटिन। पुटिन जो पहले कमजोर था, इसको अब स्ट्रेंथ दी है, और उसको पता चला है कि उसमें कौन सी वीकनेसेस है उसके डिफेंस में, जो वो आइंदा पूरा करेगा, ताकि वो फिर से इमर्ज एक वर्ल्ड पावर के तौर पर कन्फ्रंट करने के पोजीशन में रहेगा। ये जमाना गया है। वो जो यूरोपियन मोनोपोली है, एक चीज समझना चाहे कि वो नहीं रहा है। अच्छा शेख साहब, एक चीज मैं जरा बीच में रोक करके आपसे पूछ रहा हूं। वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूरोपियन मुल्कों ने तबाही देखी, उसके बाद मुसलसल हमने जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, वहां बैठ करके, जिसमें वेस्ट एशिया खास तौर पर, इन मुल्कों में ही जंगों की तबाही देखी गई। लेकिन अब एक बहुत लंबे अरसे के बाद ये जो यूक्रेन रूस जंग हुई, उसमें वो मुल्क
जो नेटो के मुल्क दूसरे मुल्कों की तबाही कर रहे थे, उनके घर में तबाही पहुंच गई। अब क्या लगता है कि क्या यूरोप जो नेटो के मुल्क हैं वो अब इस तरह से अपनी जो जंगें करते रहे, मुल्कों को तबाह करते रहे, क्या वो आगे बढ़ा पाएंगे ऐसे वक्त में, जबकि देखिए, मैं रूस, एक चीन। जी ये जी जो आप। यूरोपियन कंट्रीज जो है हाँ। वो एक्चुअली तबाह हो गए हैं। अभी मैं कल ही की मिसाल देता, फ्रेंच प्रेसिडेंट 4 अफ्रीकन कंट्रीज के टूर पर गया था, हम्म जिसमें शायद मॉरिशस भी गया, कहीं और गया। हम्म तो वहां पर रिजेंटमेंट है, ये जो कॉलोनीज हुआ करते थे, फ्रेंच कॉलोनीज या पोर्चुगीज कॉलोनीज या ब्रिटिश कॉलोनीज, वहां पर इनकी डोमिनेंस, वहां पर इतनी रिजेंटमेंट है इनके खिलाफ, तो वो डोमिनेंस खत्म हो रही। जो ये 10-10, 20-20 कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे थे ब्रिटिश एम्पायर का सूरज ही नहीं डूबता है, हम्म अब वो नहीं रही है। अब इनकी हालत जो है, ये जो पुराने वजादार, जो हमारे जागीरदार और राजा महाराजा थे, उनके पास फिर कोड़ी भी नहीं होती थी। ये हम्म अब इतने भी नहीं, इनसे नए नए पावर्स इतने इमर्ज गए हैं, हुए हैं, वो इनको कन्फ्रंट कर सकते हैं, उनको जो है किसी भी हद तक उनको डिफीट भी। जो उनको लगा कि एक तरफ सारा यूरोप और नेटो था, तो दूसरी तरफ वाहिद एक मॉस्को था जिस पर सैंक्शंस भी लगे, जिस पर हर एक किस्म के दबाव बढ़ गया। अमेरिका ने भी इसको 3 साल तक मुकम्मल हिमायत की, फिर भी उसको हरा नहीं सके। उनको अपने अवकाश का पता चला है। नोबडी केयर्स अबाउट देम आजकल। ये आप देखिए कि ट्रंप किस तरीके से चाइना के साथ बातचीत, दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर रहा है, ताकि जो उसके सप्लाई चेन में डिसरप्ट ना हो, जो वो है। और परसों भी उन्होंने बात की, टेलीफोन पर बात की, एक दूसरे को इनवाइट किया है आने जाने के लिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि ये जो ताइवान का जो इशू है, हाँ, जी इसको वो कहते हैं ये हमारा लेजिटिमेट राइट है, या साउथ चाइना सी है, उस पर आप वो छोड़ दिया उन्होंने। जो कार्ड था वो खत्म किया उन्होंने। अभी G20 है, वो नहीं गया, वहां पर भी नहीं गया ट्रंप, वहां पर भी नहीं गया। इसके अलावा जो दूसरे जो है, ये इसमें एक और चीज जो रशिया के बेनिफिट के लिए कहा है कि इसको G8 जो है इसमें शामिल करेंगे, G7-8 जो कह रहे थे, उसमें शामिल हम करेंगे आपको, अगर आपने ये जंग खत्म की, तो उसके लिए बेनिफिट है। यानी 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 ताकत का जो बैलेंस है, पावर बैलेंस, वो पूरी तरह से बदल रहा है। और ट्रंप एक रियलिस्टिक ग्राउंड पर अपनी एक तरह से वो खेल रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि अगर हमने अभी भी रियलाइज ना किया तो नुकसान और बहुत बढ़ जाएगा। तो ये अभी खोखले अंदर से हुए हैं, ये हाँ। खोखले अंदर से, ये अरे ट्रंप साहब, मुझे इनको मुझे एक चीज, मुझे इनके खोखले होने की एक बात मुझे याद आई। पिछले कुछ हफ्तों पहले जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में थे, वहां एक कैप्शन मैंने पढ़ी, वो मुझे बड़ी अजीब ताज्जुब की बात लगी कि शायद व्हाइट हाउस तक के भी खर्चों को कंट्रोल इस हद तक किया गया है कि उस मीटिंग में प्लेटें लगाई गई थी जैसे डिनर पर या लंच पर लगाई जाती हैं, लेकिन पूरी मीटिंग हो गई, कोई चीज खाने को आई ही नहीं मीटिंग में। इस हद तक ये इस किस्म की मैंने कैप्शन पढ़ी थी बाकायदा अमेरिकन मीडिया में। और लंदन में जंग के शुरुआत में कुछ ही महीने बाद ये रिपोर्ट आई थी कि लोग एक टाइम का खाना स्किप कर रहे हैं। तो ये जो पूरी दुनिया में गुंडागर्दी करने का रिवाज, जो दुनिया का तेल भी लूट लो, लोगों को जंगों से वहां से निकाल करके अपने यहां सस्ते मजदूर बुला लो, ये सब कब तक चलेगा? देखिए, अगर आपने देखा अमेरिका की पॉलिसी में शिफ्ट ये है, जो चीज वो बुलिंग तरीके से करना चाहता है, अब वो प्यार मोहब्बत से करता है। लोगों को इनवाइट करता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर, बड़े बड़े उनके लिए शोज करता है, ताकि इससे उनको न किसी हद तक लुभाए। ये तो एक है। दूसरा, कल ही
ब्रिटेन में नए टैक्सेस इतने लगाए कि उन्होंने नए फॉर्मूला, चूंकि उनकी हालत जो है खराब है, इस तरफ से वो कहते हैं $30 to $40 बिलियन इससे एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी उनके पास। ये जो वार जो दूसरों पर ये कर रहे थे, दूसरों से एक्सट्रैक्ट मनी करते, अब इनको यूक्रेन वार ने खोखला किया। उससे पता चला कि ये 4 साल ये वार नहीं लड़ सके, हालांकि सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन। इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने भी बड़ा फोर्सफुली इस जो पीस प्लान है यूक्रेन के, इसके ओपनली इतनी मुखालफत नहीं की जितना वो पहले करते थे, आज से 6 महीने पहले कर रहे थे। पहले उस वक्त का हम ये करेंगे, हम नेटो को स्ट्रांग करेंगे, कुछ करेंगे। अब ये भी चुपके से इसको दबी दबी अल्फाजों में मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन इन्हें पता है ये क्या, अमेरिका अपने आप को दादा समझता था और वो बड़े बड़े पैसे खर्च करता था दूसरों पर। अब जो नया प्रेसिडेंट आया वो कहता मैं क्यों दूसरों के लिए खर्च करूं। उसकी ब्रिलियंट पॉलिसी ये है, फर्स्ट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जी मागा जिसे कहते हैं जी। हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा पॉलिसी जो उसकी जो है, वो क्यों करेगा इस पर? वो कहता है मैंने, उसके नए तरजीहात है, वो कुछ वेनेजुएला के साथ करना चाहता है, वहां पर ये करना, वो अपने इसको उन्होंने सारा चीज छोड़ दिया। वो मसलन चाहे चाइना है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ ये पावर है, उसने मान लिया। ये रशिया है तो वो ज्यादा इन पंगे में, वो कहता है पहले अमेरिका को स्ट्रांग करो, और इसलिए जो कुछ भी उससे करना पड़ेगा वो करेगा। वो अपना पैसा दूसरों पर खर्च करने वाला नहीं, अपना पैसा दूसरे पर खर्च करने वाला नहीं है। और अब तो शेख साहब अमेरिका में ये चर्चा भी बहुत ज्यादा गर्म है कि हम इजराइल को भी हमेशा क्यों सपोर्ट करते रहें। अब इजराइल के मामले में भी अमेरिका में डिबेट है। सुना यह जा रहा है कि अब वो जो इजरायली लॉबी जिसे कहा जाता रहा है, जो इजराइल के लिए हमेशा सपोर्ट कराते रहे हैं सरकार को, अब वो भी शायद कुछ कमजोर पड़ेगी। और न्यूयॉर्क में जो कुछ हमने देखा मेयर इलेक्शन में, सपोर्ट किया। ममदानी के फादर ने कहा कि फिलिस्तीन को सपोर्ट की वजह से ममदानी जीते हैं, जोहरान ममदानी। तो जहां ये हालात बदल रहे हैं, तो क्या अब इजराइल के भी हालात उसी तरह से होंगे जैसे यूक्रेन? इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेतान्याहू। कि अमेरिका, इवन यूरोपियन कंट्रीज पहले से कह रहे थे ये बहुत अपने आप को ना उन पर ठोसता है और फिर एरोगेंस से बात करता है उनके साथ भी। ये एक सरजो की जो पहले प्रेसिडेंट था, उसने ओपनली कहा ये हमें धमकाता है। किस लिए? एक हम उनकी मदद कर रहे हैं। यही चीज उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी की है, जब तक उसने फिर इसको लगाम लगाई है। हालांकि वो नहीं चाहता था, वो फिर उसको कहा ये इम्प्लीमेंट करना है। वो ये नहीं मानता है। फिर ये उसको लगा कि वो पुराना जमाना ही है जहां वो अपनी जो बात है और इस नाम पर, इस स्टेट पर, जीविस स्टेट के बारे में उनको ये करेगा, सॉफ्ट करने दे। अब वो शिफ्ट हो रहा है वहां पर। इस वजह से भी है कि ये भी एक वजह है कि जिस तरीके उन पर जो प्रेशर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका भी समझता है अगर वो इस वक्त अरबों को नहीं संभालेगा, sooner or later they are going to slip out from his hands। ये तो बात क्लियर है। तो वो कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस वो रखते हैं, हालांकि वो गए भी तो, लेकिन ऑप्शन उनको भी अब झटका लगा है। वो इसलिए वो एक तरफ उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा है, दूसरी तरफ उसको यहाँ से बिलियंस देने हैं उनको पालने के लिए। वो क्यों करेगा ऐसा? और जो वो कर रहा है उनको बचाने के लिए, जैसे वो यूक्रेन को किसी हद तक बचाने के लिए उनको ये फार्मूला देता है एंड कहता है कि दिस इज द बेस्ट फार्मूला फॉर योर सर्वाइवल। इसीलिए वो इजराइल को भी कहता है, जो उसने प्लान दिया है, 21 पॉइंट प्लान दिया है, वो आप बच सकोगे इससे। अगर आपने उससे ज्यादा किया है कुछ तो आप भी इसमें गिर जाओगे, सूनर और लेटर आप भी इसमें दफन हो जाओगे। ये जो है एक किसी हद तक हमें, हालांकि उसके कुछ चीजें जो पहले वो कह रहा था
कि हम ये करेंगे। अब उसमें आप देखिए कि पिछले 10 महीने के अंदर ही कितनी तब्दीलियां आ रही है कि वो ग्राउंड रियलिटीज को मोर उनके पॉलिसीज में रिफ्लेक्शन होता है, रादर देन जैसे वो कह रहा है मैं इस पर 100% लगाऊंगा, कहा चाइना पर लगाऊंगा, फिर एक ही महीने के अंदर कहा नहीं 1 साल के लिए वेवर रहूंगे। अब यही जो है, ये देखते नहीं थे, ये अपने आप को मोनोपोली समझते थे, हम ये करेंगे, धमकाएंगे, उसको फोर्स करेंगे। यही उन्होंने रशिया के साथ किया और फिर जान के लाले पड़े, सर्दियां पड़ी, गैस की जरूरत पड़ी, गुंदुम वहां यूक्रेन और रशिया में इतना पैदा होता था जिससे अफ्रीका में प्रॉब्लम्स हुई। इसके अलावा ऑयल जो है, ऑयल की वजह से जो वो अब उसने रशिया ने दूसरे तरीके से अपना ऑयल सप्लाई करना शुरू किया, तीसरे कंट्रीज को कर रहा था और बहुत सारे कंट्रीज को सप्लाई भी कर लेते भी थे। अब उनको लगा कि इसके बगैर इंटरडिपेंडेंट है एक, इस पॉलिसी को हमें रद्द करना है, तर्क करना है और एक रियलिस्टिक अप्रोच चलाने की जरूरत है। क्या था, अगर क्यों उसको बनाया, जब वो बार बार ऑब्जेक्शन कर रहा था कि इसको नाटो का मेंबर मत बनाओ, ये क्यों कहते थे हम बनाएंगे? क्यों आप 4 साल के बाद आप कहते हैं नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है और इस पर ये भी रेस्ट्रिक्शन है, इसको ज्यादा मत बढ़ा। ये चीजें ना, ये वो जो थे अपने आप को ना, जो बिग ब्रदर का रोल अदा कर रहे थे, हम ये करेंगे आप कुछ नहीं कर सकोगे ना। जब वो वहां से अब कन्फ्रंट करने लगा है और वो कामयाब भी होता है इस कन्फ्रंट्रेशन में, तो इनके कुछ जान के लाले पड़े। अच्छा शेख साहब आपने क्यों नहीं ये रिजेक्ट कर रहे हैं ट्रम्प का प्लान, पीस प्लान? यहाँ खुद यूक्रेन कहता है मैं इसको वो ये समझिए कि रिलक्टेंटली इसको एक्सेप्ट कर रहा। वो भी कहता है ना ये। शेख साहब एक चीज समझना चाहता हूं मैं, आपने एक लंबे अरसे से देखा है, खासतौर पर यूरोप, अमेरिका वगैरह की सियासत को भी देखा है, और अब जिस तरह से तब्दीली ट्रंप के दौर में देख रहे हैं आप, इसको कह रहे हैं कि वो काफी रियलिस्टिक हो गया, काफी तब्दील हो गया है। तो और ट्रंप भी अपने से पहले की हुकूमतों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सब उनका बिगाड़ा हुआ है, अगर मैं होता तो ये जंगें ही ना होती। तो अब जो ये रियलिस्टिक जिसको आप बता रहे हैं, ये वाली सियासत अब लगता है कि ये ज्यादा अच्छी है, या वो जो छुप छुप करके मारते थे और अपना चेहरा जो है वो बहुत धुला हुआ, साफ, इंसानियत पसंद दिखाते थे, वो ज्यादा अच्छा दौर था? कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो ज्यादा अच्छा दौर था, ट्रंप जो है वो बहुत ही ज्यादा नंगे हो गए बिल्कुल। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको मैं कोर्ट में करना चाहता हूँ, रियलिस्टिक अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। यानी कि अपने मफाद को बचाने के लिए उसको ये समझ आया कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू रिजॉल्व दीज टू इश्यूज, यूक्रेन और इजराइल का ये जो मसला है, वो उसकी नजर में ये जो है वो कहता है जो मैं खामखा इन पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा हूँ, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व हिम्स प्रॉब्लम। इनफैक्ट वो बराबर हारते ही रहेंगे, ह्यूमिलेशन होती रहेगी, इंटरनेशनल कंडेमनेशन होती रहेगी। इसलिए बेटर यही है कि इस मसले को इस तरीके से हल किया जाए कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इस लिहाज से जो उसको पहले लग रहा था वो ना डिक्टेट करने का, अब उसने नया तरीका सोच लिया है कि किस तरीके से वो इन मसाइल को हल करने में एक प्रपोजल देगा, and to that extent he appears to be more realistic. appears to be more realistic। लेकिन देखिए रूस, चीन, वो ताकतें उभर करके सामने आ रहे हैं और ट्रंप को अपने इस रियलिज्म में एक तरह से उनके सामने झुकना पड़ रहा है। तो अमेरिका की दादागिरी तो परवाह नहीं है, हाँ उसको वो परवाह नहीं है। आप देखिए इसने कितने यू टर्न्स लिए हैं फॉर लास्ट 10 months। उसको ये नहीं है, पहले एक दिन धमकाता है, दूसरा दिन उसको कहता है दोस्त है। आप देखिए कि जो है चाइना के बारे में उसने 2 महीने पहले उनको 100% का ये लगाया, टैरिफ लगाया। फिर जब पता चला कि उसको जो है अपने यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गए तो उसने कहा दूसरे दिन बातचीत करके अपने मिनिस्टरों को भेजा, ऑफिशियल्स को भेजा और उनके साथ एग्रीमेंट किया और 1 साल के लिए वेवर है। वो ये देखा अमेरिका फर्स्ट,
हाँ, अमेरिका को किस तरीके से वार 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 वार। हाँ। अच्छा, अमेरिका फर्स्ट वाले मामले में भी जहां जहां टैरिफ लगता है वो चीजें महंगी हो जाती हैं अमेरिकी अवाम के लिए। तो ये अमेरिकन अवाम तो एक तरह से कोई एक चीज कल $5 का ले रहे थे, अब वो $10 का लेना पड़ेगा। तो वहां की अवाम के लिए भी तो एक मुसीबत खड़ी की है ट्रंप ने। देखिए इसमें भी मैं बताऊंगा। हाँ, आज से कुछ दिन पहले उसने पहले बीफ और दूसरा आइटम पर लगाया टैरिफ। जब उन्हें पता चला कि बीफ वहां पर महंगा हो गया तो उसने ये उसको एकदम हटाया। अभी 6 दिन बिल्कुल, पहले उसको हटाया। बिल्कुल। और दूसरी तरीके से उसने जो टैरिफ लगाया है इससे अमेरिका को जो बेनिफिट आया है वो उनको, वो कहते हैं बाइडेन की हुकूमत के 4 साल में इतने पैसे नहीं आए जितने इसके 8 या 10 महीने के अंदर आए हैं। वो इसको ये है, उसको जहां लगता है ये पिंच करता है उसको साइलेंटली उस आइटम को निकालता है। अब इसको ये एक टेस्ट चला रहा है, टेस्ट डोज देता है किस आइटम से वहां पर इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई होगी तो इस आइटम को आहिस्ता आहिस्ता जो है टैरिफ लिस्ट से बाहर करता है, उस पर टैरिफ नहीं लगाता है। लेकिन वो ये इसको तब अंदाजा होता है जब लोगों में वहां बेचैनी पैदा होती है, लोगों को उसको इनपुट आता है ये, इसीलिए कई कई आइटम्स को उन्होंने टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा है। लेकिन देखिए एक बात तो सामने आ गई जो आपने यूके में भी नए टैक्सेस का जिक्र किया या यहाँ टैरिफ बढ़कर के चीजें महंगी हो, अल्टीमेटली पैसा तो आम लोगों की जेब से ही निकलता है और आम लोग और गरीब होते हैं। बहुत से हमारे जानने वाले हैं लंदन वगैरह में हैं, वो कहते हैं कि जो गैस का बिजली का बिल आता था मसलन 200 पाउंड अब आता है 800 और 1000 पाउंड। तो ये आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है और ये जंगें शुरू कराने वाली हुकूमतें और जंगें शुरू कराने वाले वो लोग जो अपने हथियार बेचते हैं वो दुनिया को तबाह करते हैं। कुछ कंक्लूडिंग बात अगर आप कह सकें यूक्रेन ये कहते हैं ना, लो अपने आप कैद में सयाद आ गया है। ये जंग और आर्म्स दूसरों के लिए बेचते थे, अब जब उन्हें खुद अपने पर खर्च करना पड़ता है, इससे जो महंगाई का होता है, आप देखिए इमिग्रेशन लॉज कितने स्ट्रिक्ट किए इवन ब्रिटेन ने, हाई टैक्स लगाए। अब इनको ये जो है अपने पर आ गई है, ये सारा जो है इसका जो जंग का मलबा है, इसका बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, इकोनॉमिक प्रेशर्स अपने पर आ गए हैं, क्योंकि ये दूसरों के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे, अपनी बका के लिए लड़ रहे थे यूक्रेन, और यहाँ भी फेल हो गए। बिल्कुल अपनी बका के लिए लड़ रहे ही नहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि सयाद के मानी शिकारी के होते हैं, और जो बात एक मिसरे के शक्ल में शेख साहब ने कही कि उसका मतलब यह है कि जो शिकारी शिकार खेल रहा था वो खुद ही अपने फंदे में, अपने जाल में फंस गया। तकरीबन ये हालत इन मुल्कों की है, जंगें शुरू कराते हैं दूसरे मुल्कों को तबाह करने के लिए, लेकिन उसका असर जाहिर है अपने मुल्कों पर भी आता है। और वो अब जिस तरह से जंग, यूक्रेन जंग अब खत्म कराने की बात की जा रही है, वो तकरीबन हर चीज में, हर लेवल पर यूक्रेन की हार की तैयारी है, ये बात समझी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।